मैं डीन हूँ और मैं 4 बच्चों का पिता हूँ, लेकिन पिछले साल कुछ भयानक हुआ और मैंने लगभग अपने सभी बच्चों को खो दिया। मैं और बच्चे बीजिंग में छुट्टियां मना रहे थे। यह एक तरह से अराजक स्थिति थी। बच्चे 7, 5 और 4 साल के जुड़वा थे। अपने पहले हफ्ते में हम ग्रेट वॉल गए और हमने महलों और पार्कों का पता लगाया। उस दिन हम व्यस्त शहर के केंद्र में थे और बच्चे थके हुए और भूखे थे। मेरे पास स्नैक्स खत्म हो गए थे और वे इंतजार नहीं कर सकते थे। मैंने इधर उधर देखा और एक स्टॉल पर कुछ स्ट्रीट फूड बिक रहा था। हम वहां चले गए और मैंने बच्चों को एक बेंच पर बैठा दिया और खाने के पैसे चुकाए। लेकिन जब मैं मुड़ा तो बेंच खाली थी। मेरे बच्चे चले गए थे। मैंने इधर उधर देखा और वे कहीं नजर नहीं आए। मैं वापस स्टॉल पर गया तो मुझे लगा कि किसी ने मुझे चाकू मार दिया है। मैं तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उसी जगह जमीन पर पड़ा था जहां मुझे लगा था कि किसी ने मुझे चाकू मार दिया है। मैं उठकर उस बेंच की ओर भागा जहां मैंने अपने बच्चों को छोड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उनका नाम पुकारना शुरू किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे पेट में दर्द होने लगा। वे कहाँ थे? मैंने खाना गिरा दिया और बार बार जोर से उनका नाम पुकारने लगा। मैं बेंच पर खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। हर जगह लोग थे लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाया। फिर मैंने दूर से कुछ देखा। पीछे से एक छोटी लड़की लाल कोट पहने हुए थी। ये लिली थी, मेरी सबसे छोटी। वह एक अजनबी सड़क के किनारे ले जा रहा था। मैं बेंच से कूद गया और उस दिशा में भाग गया। मैंने किसी की शॉपिंग ट्रॉली को गिरा दिया और उसका खाना हर जगह खराब हो गया, लेकिन मैं मदद करने के लिए नहीं रुका। मैं पेड़ों की भीड़ को धक्का देकर एक व्यस्त सड़क पर भागा, कारों और गाड़ियों को चकमा देते हुए साइड स्ट्रीट पर चला गया। मैं भागकर नीचे गया और फिर मैंने देखा कि एक आदमी मेरी छोटी बच्ची को ले जा रहा है। मैं उस लड़की के पास गया और उसे उससे दूर ले गया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वह लिली नहीं थी। ये लगभग उसी उम्र की एक लड़की थी जो चीखने और रोने लगी। उस आदमी ने उसे खींचकर दूर कर दिया और मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं सदमे में था कि कुछ कह नहीं पाया। उसने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा और मैं गिर गया और मेरा सिर फट गया। जब मैं उठा तो अंधेरा था। मैं ढूंढ रहा था और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। फिर भी अचानक ये सब मुझे याद आ गया और मुझे याद आया कि मेरे बच्चे खो गए हैं और मुझे उन्हें ढूंढना है। फिर मुझे याद आया कि मैं एक भूतपूर्व देश में था और मेरे बच्चे खो गए थे। मैं दर्द में फंस गया और कामना करने लगा कि यह सब बस एक बुरा सपना था जो मेरे जागते ही खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था। जब मैं वास्तविकता में वापस आया तो मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन किया, लेकिन वह कनेक्ट नहीं हुआ। मैं 999 डायल कर रहा था जैसे कि मैं यूके में करता हूँ। मुझे ये भी पता नहीं था कि चीनी पुलिस को कैसे कॉल करना है। मैं वापस शहर के केंद्र में भाग गया, एक सार्वजनिक सुरक्षा स्टेशन पाया और अंदर चला गया। मैं एक समय में चिल्ला रहा था और रो रहा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि वे समझ नहीं पाए कि मैं क्या कह रहा था। अंततः मुझे एक साक्षात्कार कक्ष में ले जाया गया और वहीं छोड़ दिया गया। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कोई आकर मुझसे बात करे। मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। मैं दरवाजे के पास गया और मुझे अंदर से बंद कर दिया गया। कुछ मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। मैं बहुत उलझन में था और मेरा दिमाग खराब होने लगा था। तभी किसी ने दरवाजा खोल दिया। वह एक पुलिसवाला और एक ट्रांसलेटर था। मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। मेरे बच्चों का विवरण मांगा गया है, इसलिए मैंने उन्हें अपने फोन से सभी फोटो अपलोड करने में मदद की ताकि उन्हें ढूंढने में मदद मिल सके। और बस इतना ही। उसने मुझे जाने को कहा। मैं अकेले ही होटल वापस चला गया। अब आधी रात हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी, और मेरे लिए उनकी माँ को फोन करके ये बताना भी सही नहीं था कि क्या हुआ था। आप देखिए, उनकी माँ 2 दिन में हमसे मिलने के लिए आने वाली थी। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि मैं बच्चों को अकेले विदेश ले जा रहा हूँ, और मैंने उन्हें निराश किया। अगले दिन मैंने उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन वह सीधे मैसेज पर चला गया। मैं उसे मैसेज में यह नहीं बता सकता था कि क्या हुआ था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वह मुझे वापस कॉल करे। फिर मेरे मन में एक विचार आया, और मुझे याद आया कि बहन लीना बीजिंग में रहती है और एक बैंक में काम करती है। मैंने उसे एक संदेश भेजा और बताया कि उसे मुझसे मिलना है। हम उस सुबह कॉफी के लिए मिले, लेकिन मैं पीने से बहुत डर रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे बताया कि क्या हुआ था। वह बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थी। वह एक ही समय में हैरान और परेशान थी, फिर भी उसने मदद करने का वादा किया।
उन्होंने मुझे बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए काम से छुट्टी ले ली। हम फोटो लेकर वापस चौक पर गए और लापता होने के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की। अनुवाद के लिए उसका वहां होना काफी मददगार रहा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा था। हम साथ में पुलिस के पास गए और उन्होंने कहा कि वे अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात जो मैं कर सकता था वह यह थी कि मैं ब्रिटिश दूतावास से सलाह लूं और सुनिश्चित करूं कि जरूरत पड़ने पर मुझसे संपर्क किया जा सके। उस रात उसने मुझे फोन किया। उसे यह खबर बताना मेरे लिए अब तक का सबसे मुश्किल काम था। वह स्वाभाविक रूप से बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कहा कि वह जल्द से जल्द उड़ान भरकर चली जाएगी। उन्हें खोए हुए 48 घंटे बीत चुके थे। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मैं न तो सोच पा रही थी, न खा पा रही थी और न ही सो पा रही थी। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि मेरे बच्चे ठीक हैं और कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। लीना अभी भी काम से छुट्टी पर थी और मेरी मदद कर रही थी। वह हवाई अड्डे पर गई और वहां सुरक्षाकर्मियों से बात की। मैं तुरंत ब्रिटिश दूतावास गया ताकि मुझे कुछ मदद मिल सके। मैं अपने सामने आए पहले व्यक्ति के पास गया और मदद की भीख मांगी। मैंने उसे बताना शुरू किया कि मैंने अपने बच्चों को खो दिया है और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उस आदमी ने मुझे शांत होने और सांस लेने के लिए कहा ताकि वे समझ सके कि वास्तव में क्या हुआ था। उसने फोन पर किसी से बात की और वह मुझे इंतजार करने के लिए एक कमरे में ले गया। अचानक 2 पुलिसकर्मी अंदर आए और कहा, डीन, तुम अपने बच्चों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार हो। मैं सदमे में था और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ये बकवास है। मैं उनकी अनुपस्थिति की रिपोर्ट करने आया था और तुम मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हो। मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक ब्रिटिश अधिकारी कमरे में आया और मुझे बैठाया। उसने मुझे समझाया कि सू ने उस सुबह मेरे बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट की थी और मुझ पर उनका अपहरण करने का आरोप लगाया था। मैंने उनसे कहा कि यह हास्यास्पद है। मुझे बच्चों को विदेश ले जाने की अनुमति थी और वह हमारे साथ आने के लिए उड़ान भरने वाली थी। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने पाया कि उसने अधिकारी को बताया कि हम अलग हो गए हैं और उसे परिवार के घर से निकाल दिया गया है, जिससे उसे काम पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं बच्चों को विदेश ले जा रहा हूं और वह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। तभी मैं वाकई घबरा गया। मुझे पता था कि कुछ हुआ है और मुझे अपने बच्चों को ढूंढना होगा। मैं दौड़कर दरवाजे की ओर गया, लेकिन मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया और चीनी भाषा में मुझ पर चिल्लाने लगा। जल्द ही दूसरे पुलिस वाले भी मुझे रोकने लगे। अगले हफ्ते मुझे वापस यूके भेज दिया गया, जहां मुझे एक फ्लैट में रखा गया, जहां मुझे अपहरण के मुकदमे की प्रतीक्षा में जमानत पर रखा गया। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि मैं पीड़ित हूं और मेरे बच्चों को मुझे तंग किया गया है। सू को टीवी पर इंटरव्यू देते हुए रोते हुए दिखाया गया कि उसका बच्चा उसे वापस कर देगा और मैं फ्लैट से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी कि मुझ पर चिल्लाया जाएगा या वह भी सबसे बुरा, मुझ पर हमला करेगा। हर दिन मुश्किल था। मैं सोचती रही कि क्या बच्चे मुझे भूल गए हैं। मैं कई हफ्तों तक सिर्फ अपने ही विचारों में खोई रही हूँ। बच्चे कितने बदल गए थे। वे सुरक्षित क्या थे? क्या वे? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं चाहती थी। मैं कुछ भी करने में असमर्थ था। मैं उससे संपर्क नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया है। उसने ये क्यों बताया कि मैंने हमारे बच्चों को ले लिया है? हम खुश शादीशुदा थे, या ऐसा मैंने सोचा था। शायद वह भी मेरी तरह ही डरी हुई थी। मैं वहां अकेला बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि मैंने कुछ चीजें हिलती हुई देखी हैं, लेकिन जब मैंने ये देखने के लिए खड़ा हुआ कि जो मैंने देखा वह सच है या नहीं, तो वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था। मुझे यकीन था कि शीशों के प्रतिबिंब में हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपना नाम भी सुना, या अजीब, अस्पष्ट आवाज। मुझे पता नहीं, मुझे यकीन नहीं है। पूरी बात ने मुझे पागल बना दिया। मैं बहुत चिंतित था, इसलिए मैंने इंटरनेट पर लक्षणों को देखा और मुझे पता चला कि ये मतिभ्रम के उदाहरण हैं। मैं मतिभ्रम कर रहा था। शायद अंततः मैं एक बुरा पिता हूं। ये सही था। उसने मेरी शिकायत करके सही काम किया। मेरे दिमाग में विचार चल रहे। मैं अपना दिमाग खो रही थी। मैं इसे और ग्रहण नहीं कर सकती थी। मैं खुद को जिम्मेदार नहीं मानता और अपने बच्चों को खोने के लिए जिम्मेदार हूं। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था, मैं वही था। मैं चिंतित हो गया और खुद पर शक करने लगा। मुझे लगता है कि मुझे कोई समस्या है, मानसिक समस्या। हाँ, मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। मैंने अपने ही बच्चों का अपहरण कर लिया। फिर मैं रोई और चिल्लाई, मैंने अपने बच्चों का अपहरण कर लिया, लेकिन मुझे याद नहीं कि वे कहाँ हैं। मेरा सिर फटने वाला था। सू को सब पता था।
इसीलिए उसने मेरी शिकायत की। मैंने सोचा कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मुझे जाकर उससे स्पष्ट रूप से मांगना होगा। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। इसलिए मैंने पुलिस को फोन किया और घर जाने के लिए कहा क्योंकि मुझे वहां से कुछ निजी सामान लाना था। उन्होंने 2 अधिकारियों को भेजा जो मुझे मेरे घर ले गए। मैं पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी लगाकर वहां पहुंचा और जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो लोग मुझे घूर रहे थे। मेरे पड़ोसी अपनी आंखों से देख रहे थे। हर कोई इशारा कर रहा था और फुसफुसा रहा था। मैंने उनसे कुछ को अपने ही बच्चों का अपहरण करने के लिए मुझे कोसते हुए भी सुना। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ऊपर गए हुए मैंने हार मान ली और पुलिस के सामने स्थिति स्वीकार करने के बारे में सोचा ताकि स्थिति बेहतर हो सके। अगर मेरे बच्चे को सुरक्षित अपनी मां के पास लौटा देंगे तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन पहले मुझे सू से बात करनी थी। जब मैं हमारे घर आया तो मुझे सारी अच्छी बातें, हमारी साथ बिताई हुई खुशनुमा यादें याद आ गईं। मैं उनकी मौजूदगी की कल्पना करता रहा और उनकी आवाज़ें सुनता रहा। अधिकारी दरवाजे के सामने इंतजार कर रहे थे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि मैं सू के पास न जाऊं क्योंकि मुझे उससे बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मुझे बात करनी ही थी। इसलिए मैं कमरे में गया और बहाना किया कि मैं कुछ सामान पैक कर रहा हूं, और फिर मैं उसे ढूंढते हुए सावधानी से बाहर निकल गया। मैंने उसे गलियारे में खड़ा देखा। मैं चुपचाप उसके पास गया, लेकिन फिर मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। मैं जूतों की अलमारी के पीछे छिप गया और गलती से उसकी बातचीत सुन ली। मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी। वह जेम्स नाम के किसी व्यक्ति से बात कर रही थी और उसने कहा, जेम्स बेबी चिंता मत करो, ये सब जल्द ही खत्म होने वाला है और हम साथ रहने वाले हैं। मैं पूरी तरह से हैरान था। मैं गुस्से से उबल रहा था, फिर भी मुझे शांत रहना था और खुद को इस झंझट से बाहर निकालने के लिए एक तर्कसंगत समाधान के बारे में सोचना था। दूसरी ओर मैं उसे दोष नहीं दे सकता। उसका पति मानसिक रूप से बीमार है और उसने उसके बच्चों का अपहरण कर लिया है। मेरा मतलब है, वह खुश रहने की हकदार है। घर लौटते समय मैं पूरी तरह सदमे में था। मैं सो नहीं सका। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। मुझे एक दिन में बहुत सी आश्चर्यजनक बातें पता चली और मैंने फैसला किया कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने पुलिस से बात की। मैंने अभी तक कबूल नहीं किया है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि यह सब गड़बड़ मुझे पागल कर रही है और मुझे डॉक्टर को दिखाने का अधिकार है। और इसलिए मैंने एक मनोरोग क्लिनिक में अपॉइंटमेंट ले लिया। पुलिस अधिकारी आए और मुझे वहां ले गए, लेकिन गोपनीयता के लिए मैं अकेले ही डॉक्टर के कमरे में चला गया। यह एक डॉक्टर था जो बहुत समय पहले मेरी पत्नी के साथ काम करता था, जब उसने हमारा पहला बच्चा पैदा किया था। इसलिए मैं डॉक्टर से बात कर रहा था कि मेरे साथ वास्तव में क्या हुआ था। हमारी बातचीत के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए कमरे से बाहर जाना पड़ा। मैं वहीं बैठा इधर उधर देख रहा था कि अचानक मुझे उसकी मेज पर एक फाइल दिखी जिस पर मेरी पत्नी का पूरा नाम लिखा था। फाइल किसी तरह छिपी हुई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि यह मेरी पत्नी का नाम था। मैं हैरान था और जिज्ञासा ने मुझे पागल कर दिया। इसलिए मैंने फाइल चुरा ली। दस्तावेज में लिखा था कि मेरी पत्नी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जो एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में 2 या उससे ज्यादा व्यक्तित्व मौजूद हो सकते हैं। मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने शांत होने और समझदारी से सोचने की कोशिश की। मैंने आखिरकार पुलिस को फोन करके सब कुछ बताने का फैसला किया क्योंकि मैं बिना निगरानी के कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि मेरी पत्नी वास्तव में डीआईडी विकार से पीड़ित है। उसके मामले में विकार से विकसित उसके चरित्र ने उसे नियंत्रित कर लिया, और हाल ही में ये खतरनाक चरित्र अधिक प्रभावशाली हो गया है। वह खुद को युयान कहती है और जेम्स उसका प्रेमी है। उसने बच्चों का अपहरण कर लिया और सू के परिवार से छुटकारा पाने और हमारे अस्तित्व के बिना अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए मुझ पर आरोप लगाने की योजना बनाई। पूरी कहानी हैरान कर देने वाली थी। हम साथ में खुश थे। हमें छुट्टी पर जाना था और मौज मस्ती करनी थी। मैं बिना पत्नी और बच्चों के रह गया। सौभाग्य से आखिरकार कुछ अच्छा हुआ और मुझे मेरे बच्चे मिल गए। वे सुरक्षित घर लौट आए। वे जेम्स के घर पर थे और सौभाग्य से उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सू और युयान, मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहा जाए, और जेम्स दोनों पकड़े गए। सू का मानसिक अस्पताल में इलाज चल रहा है और जेम्स जेल में है। हालांकि मेरे बच्चे वापस आ गए हैं और भगवान का शुक्र है कि वे ठीक हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर हुआ क्या था। मैं अभी भी इससे उबर नहीं पा रही हूं।
और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि वो दोषी है या नहीं। क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? क्या मुझे अपने बच्चों को उससे मिलने देना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए?